हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेस। आज की वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले। ये वीडियो भौतिक प्रदेश पर बनाई गई है और इस वीडियो में हम शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि भौतिक प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आइए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। हम बात करें तो भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, चलिए हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण है, अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं। कई जगह पर मिट्टी है तो कहीं पत्थर है, तो कहीं मैदान है तो कहीं पठार है। तो इसीलिए राजस्थान के स्वरूप को समझने के लिए हमने इसका नाम रखा है राजस्थान भौतिक प्रदेश। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। देखिए, कई लोगों ने इसे बहुत से भागों में बांटा है। जैसे कि हम बात कर ले कि वीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है। अगर हम बात करें एस के सेन जी ने, तो एस के सेन जी ने भौतिक प्रदेश को, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। और अगर हम बात कर लें राम लोचन जी की, तो राम लोचन जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 2 भागों, 4 उपखंडों या कहें कि 4 उपभागों और 12 लघु प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में पढ़ने वाले देखिए वो कौन से हैं। देखिए, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या कहें कि हम पठार पढ़ने वाले। तो देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, पठार। तो देखिए, हमने 4 भौतिक प्रदेशों की यहाँ पर बात कर ली। अगर बात करें कि मैप में इनको कहाँ देखें, तो देखिए मैप में, तो यहाँ पर देखिए जो अरावली है हमारी, जो अरावली है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ये हमारी अरावली है यहाँ से। तो देखिए, अरावली ने क्या किया, राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया है। तो राजस्थान के 2 भाग बने हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, इस तरफ है अरावली के पश्चिम की ओर मरुस्थल है और अरावली के पूर्व की ओर मैदान है। और यहाँ पर जो है वो है पठार। तो हमने 4 भागों में राजस्थान को बांट लिया है। देखिए, एक बार फिर से अगर हम बात करें तो बीच में राजस्थान को बीच में काटती है अरावली, जो कि ये है। और अरावली के पश्चिम की ओर है मरुस्थल, अरावली के पूर्व की ओर है मैदान और पठार, जो कि इस भाग में है पठार। तो देखिए, हमने राजस्थान के 4 भागों में बांटा है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जो कि है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर हम कहें कि पठार। तो हमने 4 भागों में राजस्थान को यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। मैप में समझ लिया है कि 4 भागों में हमने राजस्थान को बांट लिया है। देखिए, आगे बात करते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थल को उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या फिर कहें कि थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए, राजस्थान में है जो मरुस्थल है उसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या फिर हम कहें कि थार के मरुस्थल के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए, मरुस्थल है वो 2 देशों में विस्तार करता है। एक है हमारा भारत और दूसरा है पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखोगे कि जो मरुस्थल है वो भारत में है, वो 62% तक विस्तार करता है। भारत में 62% तक है वो विस्तार करता है, और पाकिस्तान में है वो 38% तक मरुस्थल है। तो यहाँ पर देखिए, भारत है वो 62% तक विस्तार करता है भारत में मरुस्थल, और पाकिस्तान में है वो 38% तक मरुस्थल है वो विस्तार करता है। देखिए, अगर हम बात करें कि मरुस्थल भारत के है ना 4 राज्यों में विस्तार करता है। एक है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। देखिए, राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। गुजरात में बात करें
तो कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा और पंजाब में इसमें कृषि की जाती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में क्या है कि जो कृषि करने का मुख्य कारण है वहाँ पर नहरें मौजूद हैं। देखिए राजस्थान में मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के लिए जो राजस्थान में है वो मरुस्थल फैला हुआ है। देखिए अरावली के पश्चिम में 58% तक मरुस्थल है, जबकि हम बात करें कि राजस्थान के कुल मरुस्थल में, तो राजस्थान में जो कुल मरुस्थल है वो 61.11% है। यानी कि अरावली के पश्चिम में अगर हम बात करें तो अरावली के पश्चिम में है वो मरुस्थल है वो 58% तक है, और पूरे राजस्थान में मरुस्थल है वो 61.11% तक मरुस्थल है। देखिए थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें कि मरुस्थल को युवा मरुस्थल क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए युवा मरुस्थल का कारण है कि अगर हम बात करें तो आप इस स्लाइड में देखोगे कि जो राजस्थान है, राजस्थान में हम मानते हैं कि सर्वप्रथम है वो पर्वत है, उनकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद में पर्वतों से पठार, और पठार से मैदान, और फिर मिट्टी का एरिया आता है। तो देखिए राजस्थान में पर्वत की हम बात करें तो सबसे पहले पर्वत हमें अरावली प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पठारी प्रदेश, और मैदान में है पूर्वी मैदान। तो यहाँ पर उत्पत्ति की बात करें तो पहली चोट जो सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है वो अरावली की होती है, उसके बाद में पठार की, और उसके बाद में मैदान की, और मरुस्थल है वो सबसे अंतिम में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान का, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उसकी उत्पत्ति है वो सबसे लास्ट में होती है। इसीलिए इस थार के मरुस्थल को कहा गया है युवा मरुस्थल कहा गया है। देखिए मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में है 19 जिले आते हैं, राजस्थान के हैं वो मरुस्थल के एरिया में कितने जिले आते हैं? 19 जिले आते हैं। और इस 19 जिलों में केवल सिरोही को हम छोड़ दे देंगे, क्योंकि सिरोही है उसमें पर्वतों की श्रृंखला है, पर्वत हैं उसमें, तो सिरोही को छोड़ करके 19 जिले हैं वो मरुस्थल में आते हैं। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो राजस्थान के कौन से 19 जिले हैं जो मरुस्थल में आते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले राजस्थान के परिचय को पढ़ लिया है, राजस्थान के मैप को भरना सीख लिया है, और संभागीय व्यवस्था को भी हमने पढ़ लिया है। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि 19 जिले वो कौन से हैं जो राजस्थान के मरुस्थल में आते हैं। तो आइए देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने पढ़ा था कि राजस्थान जो मरुस्थल है वो भारत में है, और भारत के कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में मरुस्थल है वो विस्तार करता है। भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में विस्तार करता है। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, और तीसरा राजस्थान, और चौथा है गुजरात। तो देखिए मरुस्थल है वो भारत के 4 राज्यों में है वो विस्तार करता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अरावली है वो राजस्थान के मध्य से निकलती है, और अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है, और अरावली के पूर्व में मैदान, और मैदान के पूर्व में है यहाँ पर पठार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे की बात करें तो देखिए उत्तर पश्चिम मरुस्थल को यहाँ पर देखिए 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखोगे एक है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पर हम बात करें कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए हमने मरुस्थल को यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। जो बीच में है राजस्थान के वो तो है अरावली, और अरावली के और जो पश्चिम की ओर है वो है मरुस्थल, और मरुस्थल को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। मरुस्थल को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। देखिए यहाँ पर अगर हम मरुस्थल को 2 भागों में बांटें तो यहाँ पर देखिए कि ये देखिए मरुस्थल को 2 भाग कर दिए हमने, फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट भाग को मैं नाम दे देता हूँ शुष्क मरुस्थल, और सेकंड भाग को नाम दे देते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो हमने मरुस्थल को देखिए 2 भागों में बांटा है, एक है शुष्क और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखिए शुष्क मरुस्थल में क्या है? देखिए शुष्क मरुस्थल में है
वर्षा के अभाव के कारण इसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में मरुस्थल में अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें रण या टाट कहते हैं। देखिए, जिन्हें क्या कहते हैं, रण या टाट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो रण है, इस रण को क्या कहा जाता है, जो दलदली क्षेत्र होता है, जो दलदली क्षेत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे रण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो मरुस्थल है, मरुस्थल अपने मूल स्थान से आगे बढ़ता है, उसे कहा जाता है मरुस्थल का मार्च। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैप में, तो देखिए मैप में बात करें कि अरावली है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और जो मरुस्थल है, अरावली के पश्चिम दिशा में मरुस्थल है। और जब मरुस्थल आगे बढ़ता है, तो अरावली से क्रॉस करके पूर्व की ओर, यानी जो मैदान है उस तरफ आता है। तो मरुस्थल है वो अपने मूल स्थान से आगे बढ़ा है। जब मरुस्थल अपने मूल स्थान से आगे बढ़ता है, उस स्थिति को कहा जाता है मरुस्थल का मार्च। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान के मरुस्थल में एक संस्था है, वो काम करती है, और उस संस्था का नाम है काजरी। जो संस्था है, उस संस्था का नाम है काजरी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो काजरी है, इस काजरी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए क्या है, सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो काजरी की फुल फॉर्म है वो सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए काजरी की जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है वो जोधपुर में। देखिए काजरी का उद्देश्य क्या है, मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। तो हम बात करें काजरी की स्थापना कब हुई, देखिए काजरी की जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है वो जोधपुर में स्थित है। देखिए अगर हम काजरी के उद्देश्य की बात करें, तो मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। तो देखिए काजरी की स्थापना कब हुई, तो देखिए काजरी है, इस काजरी की स्थापना कब हुई, तो 1959 में हुई है, और मुख्यालय इसका जोधपुर है, और इसका उद्देश्य है मरुस्थल में प्रसार को रोकना है, यानी कि मरुस्थल के प्रसार को है वो यहाँ पर रोकना है। तो यहाँ पर देखिए जो काजरी है, उस काजरी के वैज्ञानिकों ने देखिए यहाँ पर खोज की है लाठी सीरीज की। काजरी के वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की है, लाठी सीरीज की। तो देखिए यहाँ पर है, लाठी सीरीज को काजरी वैज्ञानिकों ने भूमि के अंदर खोजा है, और लाठी सीरीज को क्या कहा जाता है, भूगर्भित जल पट्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लाठी सीरीज को क्या कहा जाता है, भूगर्भित जल पट्टी भी कहा जाता है। लाठी सीरीज की तरह ही राजस्थान के पूर्व की ओर डांग भी स्थित है, इसलिए राजस्थान को लाठी व डांग के मध्य बोला जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है, लाठी व डांग के मध्य बोला जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप मैप में देखोगे कि राजस्थान के मध्य में अरावली है, और जो लाठी सीरीज है वो खोजी गई है राजस्थान के पश्चिम में। ठीक है, और राजस्थान के पूर्व में क्या है, राजस्थान के पूर्व में डांग स्थित है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो राजस्थान है वो लाठी सीरीज और डांग के बीच में, इसलिए राजस्थान को लाठी व डांग के मध्य बोला जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है, लाठी व डांग के मध्य बोला जाता है। आइए हम बात करते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान है वो लाठी और डांग के बीच में स्थित है। देखिए मरुस्थल के प्रसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होता है। जो मरुस्थल का प्रसार है वो दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। मरुस्थल का पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई वाला है, इसलिए अजमेर जिले से निकलने वाली लूणी नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। देखिए अगर हम इसके मैप में समझे इसको, तो आप देखोगे कि इसमें बताया गया है कि जो अरावली है, इस अरावली में देखिए जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग है, यानी कि ये जो भाग है ये निचाई वाला है, यानी कि नीचा भाग है, और जो
उत्तर पश्चिमी भाग है ये ऊंचाई वाला है, ये भाग ऊंचा है। और जो लूणी नदी है जो अजमेर से निकलती है वो दक्षिण की ओर, या कहें कि दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। यानी कि पानी के बहाव से हमें पता चलता है कि राजस्थान का पश्चिम दक्षिणी भाग है वो नीचा है और उत्तर पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है। ये हमें कहाँ से पता चला? पानी के बहाव से, लूनी नदी के पानी के बहाव से हमें ये पता चलता है। तो देखिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करें तो आप देखोगे कि राजस्थान को हमने दो भागों में बांटा है। मरुस्थल के, राजस्थान के मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा है, एक है शुष्क, एक है अर्धशुष्क। ठीक है, हमने शुष्क भाग को पूरा पढ़ लिया है। देखिए शुष्क भाग में क्या है कि जब वर्षा होती है, आप देखोगे कि ये जो अरावली है, अरावली के पूर्व से वर्षा होती है और वर्षा है वो अरावली के टकरा करके इस भाग में अधिक होती है। ठीक है, जब वर्षा अरावली को क्रॉस कर कर इधर जाती है तो धीरे 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 जा कर के यहाँ पर है जो वर्षा है वो कम हो जाती है, यहाँ पर जो है वो वर्षा कम हो जाती है। तो इसीलिए हमने इस भाग का नाम दिया था शुष्क मरुस्थल। ठीक है, जब यहाँ पर वर्षा होती है तो जो अस्थायी झीलें होती हैं वो बनती हैं, और जब अस्थायी झीलों का निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? रण या टाट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रण या टाट कहते हैं। ठीक है, और रण को क्या कहा जाता है? रण को कहा जाता है दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र है वो रण को कहा जाता है। देखिए मरुस्थल है, इस मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर एक संस्था है वो कार्यरत है जिसका नाम है काजरी, और काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए काजरी की स्थापना है वो 1959 में की गई और इसका मुख्यालय है वो जोधपुर में। और काजरी के अगर हम उद्देश्य की बात करें कि काजरी का उद्देश्य क्या है, तो देखिए काजरी का उद्देश्य है वो है मरुस्थल को रोकना, यानी कि मरुस्थल के प्रसार को है रोकना, वो काजरी के उद्देश्य है। काजरी के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर देखिए खोज की है शुष्क मरुस्थल में। काजरी के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक लाठी सीरीज को खोजा है। ठीक है, और ये लाठी सीरीज है, तो देखिए जो काजरी के वैज्ञानिकों ने लाठी सीरीज को खोजा है, इस लाठी सीरीज को भूगर्भित जलपट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस लाठी सीरीज में भूमि के नीचे है वो जल पाया गया है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है भूगर्भित जलपट्टी। देखिए राजस्थान के पश्चिम में क्या है? लाठी सीरीज है। और वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान के पूर्व में क्या है, तो देखिए राजस्थान के पूर्व में है ना वो है, तो राजस्थान के पूर्व में यहाँ पर क्या है? तो राजस्थान के पूर्व में है डांग। देखिए अगर हम बात करें कि राजस्थान के पश्चिम में, तो राजस्थान के पश्चिम में है लाठी सीरीज और राजस्थान के पूर्व में है डांग सीरीज। तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर में राजस्थान स्थित है, इसीलिए राजस्थान को लाठी व डांग के मध्य भी बोला जाता है। अगर हम बात करें तो देखिए अरावली है, अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थल है वो मरुस्थल का प्रसार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। ठीक है, यानी कि मरुस्थल का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है और जो दक्षिणी भाग है वो नीचा है। ये हमें कैसे पता चला? तो अजमेर से जो लूणी नदी निकलती है वो लूणी नदी राजस्थान के दक्षिण या फिर कहें कि दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। राजस्थान के दक्षिण या फिर हम कहें कि दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। तो देखिए इतना पढ़ने के बाद में हमने जाना है कि राजस्थान के मरुस्थल के दो भाग किए, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल की।
देखिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो अरावली पर्वतमाला व शुष्क मरुस्थल के मध्य का भाग क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। यानी कि देखिए, अरावली पर्वतमाला और शुष्क मरुस्थल के मध्य का भाग है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, वो कहलाता है। मरुस्थल की पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला को स्पर्श करती है। देखिए, मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है वो अरावली की पर्वतमाला है, उसे है स्पर्श करती है। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समरेखा दो भागों में विभाजित करती है। देखिए, हमने बात की थी कि मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था। राजस्थान के मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था। ये मान लीजिए अरावली आपकी, तो यहाँ पर हमने राजस्थान को दो भागों में बांटा था। तो जब हमने बांटा तो ये रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा है, ठीक है। और अर्धशुष्क मरुस्थल को चार भाग हैं, चार भागों में हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को बांटा है, ठीक है। तो अगर हम मैप में इसे बात करें तो आप देखोगे मैप में कि देखिए, ये अरावली है हमारी, और हमने मरुस्थल को दो भागों में बांटा, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। तो देखिए, जो ये लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ठीक है, समवर्षा रेखा है। इसके इस तरफ है अर्धशुष्क मरुस्थल और इस तरफ है शुष्क मरुस्थल, ठीक है। इस तरफ है शुष्क और इस तरफ है अर्धशुष्क मरुस्थल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसे हमने चार भागों में बांटा है। अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में किया है, कितने उप भागों में किया है, तो चार भागों में किया है। एक हमारा देखिए ऊपर की ओर है घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूणी बेसिन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में या उप भागों में बांटा है, तो चार में बांटा है। एक है घग्गर बेसिन, एक है शेखावाटी, एक है नागौर उच्च भूमि और एक है लूणी बेसिन। तो हमने कितने भागों में, उप भागों में बांटा, चार उप भागों में बांटा है। देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थल को चार भागों में विभाजित किया है। पहला है घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूणी बेसिन। आपको ये चारों पूरे के पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन है वो इनपुट होते हैं। तो देखिए, मैप में अगर हम इसे समझें तो आप देखोगे कि जो अरावली है, जो अरावली है और जो समवर्षा रेखा है, जो कि कितने की होती है, 25 सेंटीमीटर की, इसके बीच में जो भाग है वो हमारा है अर्धशुष्क मरुस्थल। और इस भाग को हमने चार उप भागों में बांटा है। एक है घग्गर बेसिन, एक है शेखावाटी प्रदेश, दूसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूणी बेसिन। देखिए, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। और अगर हम इस भाग की बात करें तो ये भाग है शेखावाटी प्रदेश, ये भाग है नागौर उच्च भूमि और जो ये भाग है ये है लूणी बेसिन, ठीक है। तो चार भाग हैं, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, तो हम उस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन है वो कैसे बनने वाला है इसमें। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट भाग है घग्गर बेसिन, जो हमारा फर्स्ट भाग है घग्गर बेसिन, उस पर बात करेंगे और फिर हमारी शेखावाटी प्रदेश पर हम बात करने वाले। तो देखिए, घग्गर बेसिन के दक्षिण में क्या है, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो है घग्गर बेसिन, ठीक है। अगर हम बात करें कि शेखावाटी प्रदेश के
पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है हमारी अरावली, और शेखावाटी प्रदेश के पश्चिम में क्या है, तो यहाँ पर है शुष्क शुष्क मरुस्थल। शेखावाटी प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण में है नागौर उच्च भूमि, और नागौर उच्च भूमि के उत्तर में क्या है, तो शेखावाटी प्रदेश। तो यहीं से क्वेश्चन बार बार इनपुट होते हैं कि शेखावाटी के दक्षिण में क्या है, नागौर उच्च भूमि के पूर्व में क्या है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो हमारा घग्गर है उसके देखिए दक्षिण में है शेखावाटी, जो शेखावाटी है इसके दक्षिण में है नागौर, और नागौर के दक्षिण में है लूणी बेसिन। इसी प्रकार अगर हम विपरीत क्रम में बात करें तो लूणी बेसिन के उत्तर में है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि के उत्तर में है शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश के उत्तर में है घग्गर बेसिन। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें अगर हम, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर बेसिन की। देखिए घग्गर बेसिन की बात करें तो घग्गर का मैदान हरित घाटी भी कहलाता है। देखिए घग्गर के मैदान को क्या कहा जाता है, हरित घाटी भी कहा जाता है। देखिए अगर आप मैप में देखोगे राजस्थान के, तो ये तो अरावली है, और जो घग्गर है, देखिए यहाँ पर घग्गर नदी आती है जिसे हम सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस नदी के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, हरित घाटी प्रदेश भी कहा जाता है, या हरित घाटी भी कहा जाता है। देखिए घग्गर का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। 3 जिलों में घग्गर बेसिन है, उसका प्रवाह है श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। देखिए नए अपडेट्स के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें नया जिला है वो अनूपगढ़ भी हमने शामिल कर दिया है। देखिए हमने बात कर ली कि घग्गर बेसिन का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। अब हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की। देखिए शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो शेखावाटी प्रदेश को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए शेखावाटी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखा ने इस प्रदेश को बसाया तो इसे शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए शेखावाटी प्रदेश को किसने बसाया है, तो शेखा ने बसाया है, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा गया, शेखावाटी प्रदेश कहा गया। शेखावाटी प्रदेश में जो जिले की अगर हम बात कर ले, नवीन आंकड़ों पे बात कर ले, तो देखिए शेखावाटी जिले जो प्रदेश है उसमें जिले की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, नागौर और डीडवाना कुचामन है वो आते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले हैं वो आते हैं, तो देखिए चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, नागौर और डीडवाना कुचामन है वो शेखावाटी प्रदेश में आते हैं। देखिए शेखावाटी प्रदेश में है वो कच्चे कुओं को जोहड़ भी कहते हैं। देखिए शेखावाटी प्रदेश में है वो कच्चे कुओं को जोहड़ भी कहते हैं। और शेखावाटी प्रदेश में सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है। देखिए इस खेजड़ी को शेखावाटी प्रदेश में जो जाटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो सर्वाधिक जो पेड़ हैं वो कौन से पाए जाते हैं, खेजड़ी पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए बेसिन जो घग्गर बेसिन है उसकी बात कर ली, शेखावाटी प्रदेश की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। तो देखिए नागौर उच्च भूमि है, इस क्षेत्र को नागौर उच्च भूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर क्या है कि कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि ऊपर उठी हुई है। देखिए नागौर उच्च भूमि को क्यों कहा जाता है, देखिए नाम से ही पता चलता है उच्च भूमि। तो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी भूमि है वो ऊपर उठी हुई है। देखिए ये भूमि है मान लीजिए, तो ये ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो नागौर उच्च भूमि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि है वो ऊपर उठी हुई है। इस भाग में नमक की मात्रा है वो अधिक होती है, और जल भी नमक की मात्रा अधिक होती है। देखिए इस भाग में नमक की मात्रा अधिक है, और जल में भी इसकी मात्रा, नमक की मात्रा क्या है, अधिक होती है। नागौर उच्च भूमि में हरे कबूतर पाए जाते हैं। देखिए नागौर उच्च भूमि में क्या है, हरे कबूतर हैं वो पाए जाते हैं।
तो देखिए अगर हम मैप में इसकी बात कर लें तो आप देखोगे कि जो हमने बात की है यहाँ पर हमने 3 उप भागों की बात कर ली है अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अर्ध शुष्क मरुस्थल में हमने घग्गर बेसिन की बात कर ली, फिर हमने शेखावाटी प्रदेश की बात कर ली और फिर हमने नागौर उच्च भूमि की बात कर ली। देखिए घग्गर बेसिन जो है इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, ये 3 जिले हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें शेखावाटी प्रदेश की तो शेखावाटी प्रदेश में है वो आता है चूरू, फिर आता है आपका झुंझुनू, फिर आता है आपका नीम का थाना, फिर आता है आपका सीकर, फिर आता है नागौर और फिर आता है आपका डीडवाना कुचामन। अब देखिए जो नागौर है और जो डीडवाना कुचामन है वो उत्तरी भाग, यानी कि नागौर का उत्तरी भाग और डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग है वो शेखावाटी प्रदेश में आता है और नागौर उच्च भूमि में नागौर है वो आपका आता है। तो हमने 3 प्रदेशों को यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब देखिए अगर हम बात करें कि लूणी बेसिन की तो लूणी बेसिन की विशेषता क्या है वो देख लेते हैं कि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र, देखिए लूणी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसमें है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। देखिए अगर हम लूणी बेसिन की बात करें तो यहाँ पर है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। ठीक है। देखिए 56 की पहाड़ियाँ शिवाणा से मोकलसर, देखिए मोकलसर कहाँ है, बालोतरा में है, वर्तमान में कहाँ है, बालोतरा में है और बालोतरा है वो नया जिला बन गया है। बालोतरा क्या है, नया जिला बन गया है। बालोतरा पे हमने एक वीडियो बना रखी है जिसे आप देख सकते हो, नए जिले के अपडेट में जिला दर्शन में बना रखी है, तो आप वहाँ पर हमें नई वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ है वो शिवाणा से मोकलसर यानी कि बालोतरा तक है। इन पहाड़ियों में सर्वाधिक क्या है, ग्रेनाइट पाया जाता है, इसीलिए इसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। तो देखिए जो ग्रेनाइट है वो सर्वाधिक पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बात कर ली है कि ये देखिए अरावली है और अरावली के अर्धशुष्क मरुस्थल में घग्गर बेसिन की बात कर ली हमने, शेखावाटी प्रदेश की बात कर ली हमने, नागौर उच्च भूमि की बात कर ली हमने और यहाँ पर हमने लूणी बेसिन की भी बात कर ली। लूणी बेसिन में देखिए हमने बात की है कि जो लूणी नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र की हमने बात की है। तो लूणी प्रवाह क्षेत्र में है आपका आता है अजमेर, फिर आता है आपका नागौर, फिर आपका आता है ब्यावर, फिर आपका आता है जोधपुर ग्रामीण, फिर आपका आता है बालोतरा और फिर आता है आपका बाड़मेर, फिर सांचौर। ये आपका प्रवाह क्षेत्र लूणी बेसिन का है वो बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम आगे इसकी बात करें, अर्धशुष्क मरुस्थल में हमने चारों चीज़ों को यहाँ पर पढ़ लिया। देखिए हमने पढ़ लिया लूणी घग्गर बेसिन को, शेखावाटी प्रदेश को, नागौर उच्च भूमि को और लूणी बेसिन को। तो अब हम जो मरुस्थल है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मरुस्थल में है वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें अगर हम तो यहाँ पर देखिए एक है टाँका। देखिए मरुस्थल में टाँका किसे कहा जाता है, कुंड को टाँका कहा जाता है। कुंड के चारों ओर पानी आता है, उसे क्या कहा जाता है, पायतन कहा जाता है। देखिए जो मरुस्थल में टाँका है वो कुंड को कहा जाता है और कुंड के चारों ओर से जब पानी आता है उसे कहा जाता है पायतन। मरुस्थल में पलाया किसे कहते हैं, तो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें पलाया कहा जाता है। अगर हम रण और टाट की बात करें तो खारे पानी की छोटी झीलें हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रण और टाट कहते हैं। रण भी कह सकते हैं या हम टाट भी कह सकते हैं। बालसन है, देखिए पर्वतों के मध्य जल इकट्ठा होता है उसे बालसन कहते हैं। और डांड की बात करें तो रेगिस्तान में लवणीय झीलों को डांड कहते हैं। देखिए अगर एक बार हम फिर से इसके रिवीजन की बात करें तो मरुस्थल में
मरुस्थल में इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए, टांका को कुंड है उसे मरुस्थल में टांका कहा जाता है, और कुंड के चारों ओर जब पानी आता है उसे कहा जाता है पायतन। पलाया है वो खारे पानी की झीलें होती हैं। रण या टाट है वो भी खारे पानी की छोटी झीलें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रण या टाट कहते हैं। बालसन है वो पर्वतों के मध्य जल इकट्ठा हो जाए तो उसे बालसन कहते हैं। देखिए, हम बात करें कि जैसे ये हमारा पर्वत है, और जैसे पर्वत के बीच में यहाँ पर जैसे जल इकट्ठा होता है, ये जल है वो इकट्ठा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बालसन। ये जल है ये मीठे पानी का होता है। ये मीठा पानी क्यों होता है? क्योंकि जब मरुस्थल में जो भूमि से लवण है वो इस जल में नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीच में जो पत्थर की लेयर है वो बनती है, तो ये मीठे पानी का जल होता है, मीठा पानी का जल होता है। तो इसे क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं, जो पर्वतों के मध्य जल इकट्ठा होता है। और डांड की बात करें तो रेगिस्तान में लवणीय झीलें होती हैं, उन्हें डांड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने है ना जो भौतिक प्रदेश हैं उनके हमने मरुस्थल को पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। तो एक बार इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें क्लियर हो जाए, पूरा याद हम कर लें। देखिए, राजस्थान के मैप में देखें तो राजस्थान को दो भागों में है वो अरावली बांटती है। और हमने अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थल है उसमें हमने बात की थी कि मरुस्थल को हमने दो भागों में है वो बांटा है। ठीक है, एक है शुष्क प्रदेश और एक है अर्धशुष्क प्रदेश। दो भागों में हमने बांटा है, एक है शुष्क प्रदेश और एक है अर्धशुष्क प्रदेश। देखिए, हमने शुष्क प्रदेश में बात करें तो हमने शुष्क प्रदेश में पढ़ा है कि यहाँ पर वर्षा का है वो अभाव रहता है, और वर्षा ऋतु में अस्थायी झीलें बनती हैं, उसे रण या टाट कहा जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर एक संस्था है काजरी, जो कि कार्यरत है, जिसका काम है, जिसका उद्देश्य है कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। हमने काजरी की स्थापना, मुख्यालय के बारे में भी हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर ली है। देखिए, काजरी ने है वो लाठी सीरीज को खोजा है, जो कि भूगर्भित जल पट्टी है, उसे इस नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें अर्धशुष्क मरुस्थल की, तो अर्धशुष्क मरुस्थल को चार उप भागों में है वो बांटा गया है। देखिए, एक है घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौर उच्च भूमि, और चौथा है लूणी बेसिन। देखिए, घग्गर बेसिन है वो घग्गर नदी या फिर हम कहें कि सरस्वती नदी है, उसके आने से, उसके बहाव क्षेत्र से इसका नाम घग्गर बेसिन रखा गया है। इस बेसिन में है वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, तीन जिले हैं वो इसमें आते हैं। देखिए, शेखावाटी प्रदेश की हम बात करें तो शेखावाटी प्रदेश है वो शेखा के नाम पर बसा है, इसीलिए इसे शेखावाटी प्रदेश है वो कहा जाता है। इसमें देखिए चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, नागौर और डीडवाना कुचामन, यानी कि शेखावाटी प्रदेश में 6 जिले हैं वो यहाँ पर आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नागौर उच्च भूमि की, तो नागौर उच्च भूमि है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, इसीलिए इसे नागौर उच्च भूमि कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हरे कबूतर हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लूणी बेसिन की, तो लूणी बेसिन है वो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण इसका नाम लूणी बेसिन पड़ा है। और इसमें अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, 7 जिले हैं वो लूणी बेसिन में आते हैं। देखिए, अगर हम मरुस्थल के जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी हम बात करें जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो हैं आपके टांका, पलाया, रण या टाट, बालसन या फिर डांड। तो देखिए, इसमें टाका है वो कुंड को कहा जाता है, कुंड के चारों ओर पानी आता है उसे पायतन कहा जाता है। पलाया की बात करें तो ये खारे पानी की झीलें होती हैं, और रण और टाट की बात करें तो एक खारे पानी की छोटी झीलें होती हैं, उसे रण या टाट कहा जाता है। बालसन की बात करें तो पर्वत के मध्य जो जल इकट्ठा होता है उसे बालसन कहा जाता है। और डांड की बात करें तो रेगिस्तान में लवणीय झीलों को डांड कहा जाता है। तो इसी के साथ हमने भौतिक प्रदेश में मरुस्थल को है वो पूरा पढ़ लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में देखिए हम अरावली के ऊपर बात करने वाले हैं।
तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।